जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे ल्यप प्रत्यय। इससे पहले हमने कत्वा प्रत्यय किया था। आशा है आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा और उसके प्रयोग को भी जान लिया होगा और उसका अभ्यास भी कर लिया होगा, है ना? आइए समझते हैं सबसे पहले कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि इस बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, लेकिन फिर भी एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम जितना अभ्यास करेंगे उतने अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले प्रत्यय प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं में लगाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? त्वा, तुमुन, ल्यप और त और क्षत्री, शानच आदि। इसी तरह के और प्रत्यय। इसी प्रकार जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो किस में लगते हैं? वो शब्दों में लगते हैं। कृदंत शब्दों में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में लगाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे मतुप, थक, त्व, तल और गीप, टाप आदि। ठीक है? आज हम सीखेंगे ल्यप प्रत्यय के विषय में। ल्यप प्रत्यय को विस्तार से समझेंगे। ठीक? ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ कर के अर्थ में होता है। देखिए, इससे पहले हमने जो कत्वा प्रत्यय किया था वो भी किस लिए होता है? उसका प्रयोग भी कर के अर्थ में होता है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर ये है कि यदि धातु से पहले हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं कर के अर्थ के लिए, तो हम फिर वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और यदि हम उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अब जैसे बालक अच्छी तरह पढ़कर खेलता है, तो देखिए पढ़कर, तो पहली बात तो यहाँ पर करके मतलब खेलने से पहले बालक क्या करता है? पढ़ता है। तो ये सहायक क्रिया हुई। एक एक मुख्य क्रिया है वाक्य की खेलना और उसकी सहायक क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़कर खेलता है, पहले पढ़ता है फिर खेलता है। और कैसे पढ़ता है? अच्छी तरह से पढ़ता है। तो अच्छी तरह को व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे? धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और जब हम धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो धातु के साथ हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है? इसकी इसी तरह से इसका दूसरा नियम क्या है? ल्यप प्रत्यय का केवल य ही शेष रहता है और ल और प की इत संज्ञा होकर उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और साथ ही साथ इट का आगम नहीं होता। मतलब ल्यप प्रत्यय में धातु के साथ इट का आगम नहीं होता। जब हमने कत्वा प्रत्यय किया था वहां पर आपने देखा था कि किन्हीं किन्हीं धातुओं में इट का मतलब ई का आगम हो जाता है और किसी में नहीं होता, लेकिन ल्यप प्रत्यय में नहीं होता। ठीक है? अब समझते हैं इसको जरा। जैसे सम उपसर्ग पट धातु और ल्यप प्रत्यय, तो क्या बनेगा? हम्म समपठ्य। सम उपसर्ग पठ धातु ल्यप प्रत्यय, ल और प की इत संज्ञा हो गई, सिर्फ यह शेष बचा और जब हमने इनको मिलाया तो क्या बना? समपठ्य। ठीक है? इसी तरह से वी उपसर्ग लिख धातु और ल्यप प्रत्यय, तो नियम के अनुसार ल और प इन दोनों की इत संज्ञा हो गई और बचा हमारा क्या?
विलिख्य। ठीक है। इसी तरह से एक और उदाहरण, प्र उपसर्ग चल धातु और ल्यप प्रत्यय। तो देखिए क्या बनेगा, हम्म, प्रचल्य। कैसे, ल और प की इत संज्ञा हो गई और जो बचा उसको हमने मिला दिया। ठीक है। अब अगला नियम क्या है, ये कहते हैं इस प्रत्यय से बने शब्द अव्यय शब्द होते हैं। मतलब जब भी हम धातु में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उससे जो शब्द बनते हैं वो अव्यय होते हैं। किसी भी विभक्ति, किसी भी वचन, किसी भी लिंग में उनको आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, उनको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। आगे अगला नियम क्या है, अगला नियम कहता है कि यदि धातु के अंत में आ, ई और ऊ, बड़ा ऊ, है ना, इनमें से कोई भी स्वर है या हलंत है तो ल्यप प्रत्यय का केवल यह ही लगता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, आ उपसर्ग दा धातु और ल्यप प्रत्यय। तो क्या बनेगा, आ दाय। कैसे बना आदाय, ल्यप के ल और पा की तो इत संज्ञा हो गई, आ उपसर्ग दा धातु और बाद में है य, तो शब्द बना हमारा आदाय। ठीक है। इसी तरह अगला क्या है, आ उपसर्ग नी धातु और ल्यप प्रत्यय। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, हम्म, आ नीय। बहुत ही आसान है, ला और पा की इत संज्ञा हो गई, फिर जो बचा उसको हमने मिला दिया, है ना, कत्वा से आसान है। इसी तरह से अनु उपसर्ग भू धातु और ल्यप प्रत्यय, नियम वही है, ला और पा की इत संज्ञा हो गई और बाकी के बचे हुए शब्दों को मिला देते हैं। अनु भूय। ठीक है। और प्र उपसर्ग शिप धातु और ल्यप प्रत्यय, तो क्या बनेगा, हम्म, प्रक्षिप्य। ठीक है। अब अगला नियम देखें, यदि धातु के अंत में कोई ह्रस्व स्वर कौन कौन से, अ, ई, उ और री होता है तो य से पहले त लगता है। मतलब यदि धातु के अंत में कोई ह्रस्व स्वर है तो क्या होगा, ल्यप प्रत्यय के य से पहले त का आगम हो जाएगा, त लग जाएगा। कैसे, जैसे वी उपसर्ग जी धातु और ल्यप प्रत्यय, तो क्या बना इसका, हम्म, विजित्य। ठीक है। इसी प्रकार सम उपसर्ग ची धातु और ल्यप प्रत्यय, तो संचित्य। सम उपसर्ग श्रु धातु और ल्यप प्रत्यय, तो सम श्रुत्य। और अधि उपसर्ग क्री धातु और ल्यप प्रत्यय, तो क्या बना, हम्म, अधिकृत्य। ठीक है। समझ आया ना। आगे अगला नियम है, दीर्घ री को ईर हो जाता है। ये नियम हमारा कत्वा प्रत्यय में भी था, बिल्कुल सेम ऐसे ही। दीर्घ री को ईर हो जाता है, जैसे उत उपसर्ग त्रि धातु और ल्यप प्रत्यय, तो क्या बनेगा इसका, हम्म, उत्तीर्य। क्यों, अब यहाँ पर दो त कैसे आ गए, देखिए एक तो है उत उपसर्ग के त का और एक है त्रि का, तो त्रि के री को तो हो गया हमारा इर और जो त बचा वो हमारा यहाँ पर आ गया। तो क्या बना शब्द, उत्तीर्य। ठीक है। आगे और समझते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब क्या कहते हैं, कहते हैं जिन धातुओं के अंत में म या न होता है, म अथवा न, उनके साथ ल्यप प्रत्यय होने पर धातु के न या म का लोप हो जाता है। मतलब एक बार फिर से, जिन धातुओं के अंत में
म हो अथवा न हो और उनके साथ ल्यप प्रत्यय जब हम करते हैं तो धातु के न अथवा जो म है उसका लोप हो जाता है। चलिए ठीक है, हो जाता है। यह लोप विकल्प से अर्थात कहीं होता है और कहीं नहीं भी होता। मतलब कहीं पर तो ये लागू हो जाता है और कहीं पर नहीं भी होता। इसका उदाहरण देख लेते हैं क्या है। जैसे आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय, तो शब्द क्या बना? आगम्य। आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय, तो यहाँ पर क्या है? म का लोप नहीं हुआ। म यहाँ पर मौजूद है, दिख रहा है। इसी तरह से क्या कहते हैं, दूसरा उदाहरण है इसी धातु का, आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय, तो ल्यप के ला और पा की इत संज्ञा हो गई, यहाँ पर भी जैसे हो गई थी। और फिर क्या बचा हमारा? यह बचा। अब ये कहते हैं क्या बनेगा इसका शब्द? इसका शब्द बना है आगत्य। कैसे? कहते हैं माँ का लोप हो गया, तो यहाँ पर मतलब विकल्प से कहीं पर हुआ, चाहे तो हुआ और चाहे तो नहीं भी हुआ। हम्म और माँ का जब लोप हुआ तो य से पहले त का आगम हो गया। ठीक है, तो क्या शब्द बना हमारा? आगत्य। गम धातु के साथ आ उपसर्ग लगाकर दोनों शब्द बनते हैं, आगम्य भी और आगत्य भी। हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होंगे। कभी कभी ऐसा होता है आपके सामने विकल्प में अलग अलग शब्द दिए होते हैं। अगर हमने एक शब्द को तो समझ लिया आगम्य बनता है और उसके बाद पता चला विकल्प में दिया हुआ है आगत्य, तो आप कंफ्यूज मत होना। दोनों शब्द बनते हैं, दोनों को अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे इनका प्रयोग करते हैं वाक्य में। धातुओं के साथ तो प्रयोग करके हमने समझ लिया किस प्रकार धातुओं के साथ इनका प्रयोग होता है। अब वाक्यों में किस प्रकार इनका प्रयोग किया जा सकता है, ल्यप प्रत्यय का, ये जानते हैं। जैसे बालक पुस्तक लाकर पढ़ता है, तो क्या संस्कृत बनेगी इसकी? हम्म बालकः पुस्तकम आनीय। हम्म और क्या करता है? पढ़ता है, पठती। अब देखिए आनीय, आनीय में हमने क्या किया? आ उपसर्ग नी धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, इसी तरह से तुम घर आकर कार्य करते हो, आकर। हम्म तुम घर आकर कार्य करते हो, तो क्या बनेगा? हम्म त्वम गृहम, आगत्य भी हो सकता है और आगम्य भी हो सकता है ना? आगम्य क्या करते हो? कार्य करते हो, कार्यम करोषि। ठीक है, छात्र गुरु को प्रणाम करके जाता है, तो छात्रः गुरुम प्रणम्य क्या कर क्या करता है? जाता है। गच्छति। ठीक, फिर भक्त ईश्वर को पहचान कर प्रसन्न होता है, तो भक्तः ईश्वरम अभिज्ञाय प्रसन्नम भवति। मैं भिक्षुक को भोजन देकर खाता हूँ। हम्म तो क्या बनेगा? अहम भिक्षुकाय। जब भी किसी को कोई चीज दी जाती है वहां हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो भिक्षुक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का। अहम भिक्षुकाय भोजनम
प्रदाय और क्या करता हूँ? खाता हूँ, खादामी। ठीक है, समझ आया? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने सीखा ल्यप प्रत्यय के विषय में। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हमेशा उपसर्ग युक्त धातुओं में किया जाता है और ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है जो धातुओं में जुड़कर शब्द बनाता है। ल्यप प्रत्यय से जुड़े शब्द हमेशा अव्यय शब्द होते हैं। इसी के साथ कुछ और नियमों को हमने जाना और उनके उदाहरणों के साथ उसको समझा। फिर वाक्य में प्रयोग करके हमने इसको और अच्छी तरह से समझ लिया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।